कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, नहीं मोलिकुलरिटी को थ्योरेटिकली बता सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, हो सकता है फ्रैक्शनल, बिल्कुल हो सकता है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइंस द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब क्लियर कट दिख रहा है अपने को कि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है, डेफिनेटली किस पे डिपेंड करती है अपने पास, वो डिपेंड करती है स्लो स्टेप, जिसको अपन आरडीएस भी बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होती है, जिसको अपन आरडीएस भी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन डी। तो क्लियर कट नीचे मैंने दे भी रखा है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो करेक्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो कि अपने पास क्या होता है, जिसको अपन जनरल टर्म में लिखते हैं RMGX, यहाँ पे R पे डेल्टा माइनस और मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तो कह रहा है एल्कोहल प्राइमरी अमीन एल्काइन। डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर ये बेस की तरह बिहेव करने को मिलेगा तो बेस की तरह बिहेव ये करेगा। किसके साथ में करेगा, तो कोई भी अपने पास एसिडिक प्रोटोन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक प्रोटोन वाला जो ग्रुप है उसके साथ में कैसे करेगा। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे हो सकता है अपने पास वाटर हो सकता है ना, जैसे अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, जैसे अमोनिया हो सकता है, ठीक है, जैसे जनरल टर्म में RNH2 कोई अमीन हो सकती है ना, या फिर RCO जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। इन सब के साथ में ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, ये जो R माइनस है, ये बेसिकली ये जो R माइनस है बेसिकली ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करके और RH बना लेगा, दैट इज एल्केन बना लेगा। तो दैट मीन्स हमें थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो दैट मीन्स रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। कैसे वो बेस की तरह कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सारी अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए येलो प्रेसिपिटेट। ओके, तो बोल रहा कौन सा येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता और हीटिंग विद द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ में। अब देखो क्लियर कट दिख रहा है मेरे को कि जब एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है, मतलब I2NaOH बोल रहा है, डेफिनेटली अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है I2NaOH के साथ में और फिर बोल रहा है येलो सॉल्यूशन फलाना डिम का, इसकी बात कर रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, हेलोफॉर्म रिएक्शन की। उसमें भी अगर स्पेशली आयोडीन है, स्पेशल उसमें अगर आयोडीन है तो किसकी बात चल रही है, हेलोफॉर्म में भी स्पेसिफिक केस बोले तो आइडोफॉर्म बोल सकते हैं, और जिसमें CH-Cl3 जो बनता है वो अपने पास येलो कलर का होता है, डेफिनेटली येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं इसमें, जिसमें अपने पास साइड प्रोडक्ट जो है CHI3 बनता है। ठीक है, ये जो CHI3 है इसी का वो जो कलर है वो येलो कलर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन अच्छे से समझते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अल्फा CH3 एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पे R या H कुछ भी हो सकता है, तो अल्फा CH3 जिसपे प्रेजेंट हो, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, ये जो CH3 है वो कन्वर्ट होता है CHI3 में, और बाकी जो है बाकी हमारे पास C डबल बॉन्ड हो O माइनस और यहाँ पे Na+ की फॉर्म में रह जाता है, यहाँ पे R या फिर H हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे अपन कि हमारे पास आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म में ये येलो कलर का देखने को मिल जाता है, अपने पास येलो कलर की PPT बन जाती है। तो वो बोल रहा है कौन सा देगा, तो हमें क्लियर कट ध्यान रखना है क्या, अल्फा मिथाइल अल्फा CH3 कीटोन या फिर एल्डिहाइड, अल्फा CH3 वाला कीटोन या फिर एल्डिहाइड। और एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि हमारे पास ये जो I2NaOH है ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है तो उसको क्या करना है अपने को, अगर अल्कोहल दिया है तो वो एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जैसे अगर अपने पास यहाँ पे कोई अल्कोहल दिया होता तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ होता है तो वो इसकी फॉर्म में पहले तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो कीटोन देखा जाएगा कि आगे रिएक्शन देगा या नहीं देगा। जैसे ए ऑप्शन को देखूं मैं, यहाँ पे CHOH और इधर CH3 ग्रुप है, तो ये जो OH है ये OH यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर CH3 इसके दिख रहा है, दैट मीन्स ये हमारे पास
ये वाला टेस्ट देगा। फिर हमारे पास यहाँ पे CHOH और ये OH C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर CH3 है तो ये भी देगा। इसमें देखोगे C2H5OH, तो ये C2H5OH क्या होता है, CH3 CH2 और OH। अब डेफिनेटली ये C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो इधर अपने पास क्या है, CH3 ग्रुप है, तो ये भी दे देगा। लेकिन अगर आप इस पे देखोगे सेकेंडरी अल्कोहल दे रखा है, एक सेकेंड, तो हाँ CH3CH, इस पे OH और CH3 ये है अपने पास, यहाँ पे भी सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका आंसर इन्होंने दिया है 4th ऑप्शन। एक सेकंड, आइडोफॉर्म टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर CH3। हाँ ये तो ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको, CH3 C डबल बॉन्ड के लिए पॉजिटिव होता है। तो C2H5, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन गलत बना रखा है इन्होंने, तभी दिक्कत है। देखो C2H5 CH OH और CH3, तो यहाँ पे C2H5 दे ही नहीं रखा ना, एक सेकंड, तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये दे नहीं रखा, इसको थोड़ा सा ठीक लिखना पड़ेगा। ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, या फिर नीचे सॉल्यूशन गलत दे रखा है। बेसिकली ये 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे हिसाब से ना, एक C है इस पे, एक H है, एक ही H है ना, और एक CH3 है, और यहाँ पे एक CH3 है, एक यहाँ पे OH है, सॉरी, और एक और CH3 है। नहीं, आई थिंक इसमें गड़बड़ है कुछ। आई थिंक इधर ये CH3 अलग नहीं है, C2H5 होना चाहिए। कुछ मिस प्रिंटिंग है इसमें इधर, मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा हो सकता है, C2H5 होना चाहिए यहाँ पे, C2H5, ठीक है, C2H5 होना चाहिए। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और एक CH3 कुछ होगा, नहीं CH3 हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक CH3 तो नहीं होगा, एक हाइड्रोजन ही होगा फिर यहाँ पे, है ना, ये होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें ठीक है अपने पास वो CH3 ग्रुप नहीं है, तो वो फिर हो जाएगा मे बी आंसर डी। बट ये ऑप्शन थोड़े से ठीक नहीं बनाए, इसमें कुछ गड़बड़ है इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। फिर अगला क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो आइडियल गैस है उसके लिए Cp की वैल्यू अपने पास 5/2R इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन इज अंटिल वॉल्यूम इज ट्रिपल। तो वॉल्यूम अगर पहले V1 था तो हमारे पास V2 जो कितना हो गया, V2 हो गया 3V1, ठीक बात है। देन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ गैस, गैस की एंट्रोपी में चेंज कितना होगा, ये पूछा आपने से। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, NCP डेल्टा एच इक्वल टू NCV ln T2, देखो डेल्टा एच के कुछ फॉर्मूले एक बार लिखता हूँ मैं। डेल्टा एच इक्वल टू एक होता है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ठीक है, ओके। और 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अब CP, अच्छा कोई नहीं, इस फॉर्मूले से भी किया जा सकता है इसको, और एक CP की फॉर्म में भी फॉर्मूला है, उससे भी किया जा सकता है, उससे भी किया जा सकता है, बट इससे ही कर लेते हैं डायरेक्टली। कैसे करेंगे, CP अगर 5/2R दे रखा है तो डेफिनेटली CV कितना होगा, 3/2R। यस बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो CV है वो और CP दोनों का सम R होता है, डेफिनेटली CV इक्वल टू R माइनस CP होगा, उसमें से घटाएंगे तो ये 3R/2 हो जाएगा, वो 5R/2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक मोल दे रखा है तो N की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आइसोथर्मली से ये 0 हो जाएगी ये चीज, तो NR ln V2/V1, तो R ln V2/V1 तो 3 आ जाएगा, R ln 3 आ जाएगा, ठीक है। R ln 3 ऑप्शन 4 आना चाहिए इसका, R ln 3 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 4 आ जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ से एक चीज समझ आ रही है कि जो हमारे पास CP/CV के रिलेशन, CP/CV और उनसे जो गामा वगैरह कैलकुलेट करते हैं अपन वो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ कुछ पूछा जा सकता है। और डेल्टा इसका फॉर्मूला तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूले हम इसके पढ़ते हैं, एक तो ये है, एक और काम का है, वो भी याद रखना है अपने को, ठीक है। चलो फिर हम आगे चलें, ये क्वेश्चन देखो, VBT द्वारा नहीं समझाया जा सकता, तो ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशंस, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, और ये बिल्कुल ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो MOT समझाती है, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, VBT वगैरह समझा देते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग, ये सब समझा देती है।
तो डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक हो गया, क्योंकि हमें पता है O2 जो है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। O2 हमें पता है कि O2 का पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो है इन दोनों की इक्वल एनर्जी होती है और दोनों में अपने पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, चलिए फिर अगर अपन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज लोवेस्ट बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर किसमें मिनिमम है, तो देखो अपने पास कुछ दे रखे हैं Fe2O3, FeO, BeO और Na2O। अब देखो हमें पता है इनमें तो कम होगा ही होगा, है ना, और बेरियम और सोडियम इनमें बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ये एस ब्लॉक के हैं, तो एस ब्लॉक के ऑक्साइड हैं, तो इनमें तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई होगा, तो हाई बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर इनमें हाई होगा। बट अगर इन दोनों में बात करूँ Fe2O3 और FeO में, तो डेफिनेटली हमें पता है कि इन दोनों में कम है, लेकिन FeO में सबसे कम है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मेरे पास जो ये आयरन यहाँ पे है ये पक्का ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और ये +2 में है, तो डेफिनेटली ये जो +2 वाला है दिस इज लेस एसिडिक, दैट मीन्स दिस इज मोर बेसिक, सॉरी ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने लिख दिया यहाँ पे। और अगर अपने से पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे कम क्षारीय, तो कम क्षारीय जो है ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, FeO जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा Fe2O3 के मुकाबले, तो इसका आंसर 2 नंबर चला जाना चाहिए। क्या दिया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे लगाया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए मेरे हिसाब से 2 नंबर आंसर इसमें आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो इसको फिर आंसर थोड़ा एक बार देख भी लेता हूँ, लूंगा बाद में, इसका ध्यान रखना आपने 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है और कंपैरिजन तो पूछा जाता है। 4d 5p 5f और 6p ऑर्बिटल की एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर इनकी एनर्जी का कैसे लगाना है अपने को, तो हमें अच्छे से पता है कि इनकी जो एनर्जी है वो हमारे पास n+l रूल से अपन देते हैं, और ये अगर सेम हो जाए n+l की वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो अपन किससे देते हैं, हाई n की, मतलब ये जितना ज़्यादा है सबसे पहले ये चेक करेंगे और उसके बाद में हमारे पास n जितना ज़्यादा है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है। ये जानते हैं अपन बहुत अच्छे से, बिल्कुल जानते हैं। तो अगर ये जानते हैं तो हम क्या करेंगे, n+l रूल देखो तो देखो एक है 5f, इसके लिए n+l की वैल्यू बात करूं तो 5 और f के लिए SPDF 0 1 2 3 5 और 3 8, इसके लिए n+l है 8। ओके 6p के लिए कितना है, 6p के लिए n+l कितना है, तो 6 और SP 0 1, तो इसके लिए 7 है। 4d के लिए कितना है, SPD 0 1 2 2 और 4 6 हो गया। 5p के लिए कितना अपने पास, तो 5p के लिए मेरे पास 5 और SP के लिए 0 1, तो 5 और 1 6, ठीक है। ओके अब डेफिनेटली यहाँ पे ये गलत है, देखो पहले दो तो सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि 4d की जो एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी 5p से। क्यों डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इन दोनों में n+l की वैल्यू तो सेम है, तो फिर n की वैल्यू किस में कम है, तो n की वैल्यू 4d में कम है इसलिए उसकी एनर्जी कम होगी और 5p की ज़्यादा होगी, तो 5f अपने पास, फिर है 6p, फिर है 5p की ज़्यादा होगी और 4d की उससे कम होगी। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 4d की कम उसके बाद 5p, ये रहा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये अपने पास दे रखे हैं, दिस इज द k की वैल्यू दे रखी है अपने पास, रेट कांस्टेंट मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, k की, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। ओके तो टाइम पूछा है अपने से 2 ग्राम टू 0.2 ग्राम करने में, कैसे करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है KT इक्वल टू 2.303 log A0/80, A0/80, तो 0.2 तक करना है 2 ग्राम से, तो 2/0.2, ठीक है। डेफिनेटली 10 आ गया यहाँ पे, और log 10 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, तो t इक्वल टू 1/k और यहाँ पे 2.303 हो गया, ठीक है। तो 2.303/k, k की वैल्यू कितनी है, 4.6 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो 1000 तो ऊपर हो गया और ऊपर 4.6, नीचे सॉरी ऊपर है 2.3, नीचे 4.6, तो ये 2 बार कट गया और ये 2 इससे 500, तो अपने पास 500 सेकेंड आ जाएगा, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अमीन की क्षारकता के संदर्भ में। अब देखो अमीन की बेसिसिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है,
बेसिसिटी ऑफ एमीन पे कई बारी चीजें पूछी जाती है, बेसिसिटी ऑफ एमीन। अब बेसिकली फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। ओके तो क्या लिखा है, एल्काइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन द एराइल अमीन बिकॉज एन इज एसपी हाइब्रिडाइज्ड। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एल्काइल और एराइल अमीन की बेसिसिटी अगर कंपेयर करी जाए तो डेफिनेटली, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, है ना, ये मेरे पास है मान लो एक, और दूसरा लेटेस्ट सपोज मेरे पास है कि ये है कोई NH2 यहाँ पे है, तो हमें क्लियर कट अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो दिस इज हमारे पास लेस बेसिक, ये कम बेसिक है, दिस इज लेस बेसिक, और दिस इज मोर बेसिक, ठीक है, ज़्यादा बेसिक है। तो एल्काइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन द एराइल अमीन, बिल्कुल गलत है पहला। एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन द, ये भी पहले जैसे स्टेटमेंट था, एल्काइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन द एराइल अमीन बिकॉज लोन पेयर इज नॉट डिलोकलाइज्ड, बिल्कुल ये ठीक हो गया आंसर, ठीक है, ये ठीक हो गया। फिर आगे अगर चले अपन तो कह रहे डेविएशन फ्रॉम मार्कोनिकोव रूल इज प्रेजेंस इन, मतलब मार्कोनिकोव रूल से डेविएशन कहाँ अपने को देखने को मिलता है। मार्कोनिकोव रूल बेसिकली बोलता क्या है, ध्यान से सुनना, क्या बोलता है अपने पास कि अगर किसी भी डबल बॉन्ड पे, कोई भी डबल बॉन्ड एल्कीन या वगैरह कुछ है, उस पे अगर अपने पास कोई दो एलिमेंट एक्स वाई फॉर्म में अगर ऐड हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, मान लो एक्स मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वाई मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या बोलता है, इसको अनसिमेट्रिकल बना लेता हूँ थोड़ा सा एल्कीन को, लेट्स सपोज ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये क्या बोलता है अपने को, ये ऐसे बोलता है कि हमारे पास एक्स और वाई को ऐसे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है कि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, और यूं कह सकते हो कि आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, और दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है अपने को कि यहाँ से जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड भी जोड़ना है, मतलब एक्स को यहाँ पे जोड़ना है और वाई को यहाँ पे जोड़ना है। यहाँ पे मैकेनिस्टिक कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्या कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे जोड़ना है एक्स को और यहाँ पे जोड़ना है वाई को। अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये किसका काम है, दिस इज द मार्कोनिकोव रूल, MKR रूल, MKR। अगर ऐसा काम नहीं हो रहा है तो वो एंटी मार्कोनिकोव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक्स वाई पे आप क्या ले सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्स वाई अगर हमारा क्या हो, HBr हो सकता है, तो HBr के केस में जो एक्स है मेरा वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो H है, और वाई है Br। तो एक्स अगर जहाँ पे जुड़ रहा है लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, मतलब मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली साइड पे, तो इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। अब हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कि कब ये नहीं लगता है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है जिंक, फिर पेरोक्साइड, फिर ZnHgHCl, फिर फिर दे रखा है ऑल ऑफ दीज। अब देखो ZnHgHCl ये तो अपने पास अगर देखोगे तो कीटोन को चेंज करता है इसमें, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल की कोई बात ही नहीं हो रही, जिंक की कहीं पे भी अपन नहीं देखते, तो पेरोक्साइड इसका आंसर होना चाहिए। क्या दे रखा है, बिल्कुल पेरोक्साइड आंसर दे रखा है, तो इसका क्लियर कट आंसर जो है वो पेरोक्साइड में आएगा। पेरोक्साइड में कब आएगा, जब HBr अकेला हो, जब यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा पॉइंट, जैसे HBr HCl की बात होती है, तो HBr जब अकेला हो तो अकेले HBr का क्या मार्कोनिकोव एडिशन होता है ऑन एल्कीन, और जब HBr विद पेरोक्साइड हो, HBr किसके साथ में हो, विद पेरोक्साइड, ठीक है, HBr विद पेरोक्साइड आ जाए तो कौन सा एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, और यहाँ पे मार्कोनिकोव एडिशन अकेले HBr में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है अपने पास, सॉरी ये तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अब देखो ये जो कंपाउंड दिया है ये डायरेक्टली हो सकता है ना भी दे आपको, इसका नाम है अपने पास, दिस इज मार्शल्स एसिड। क्या नाम है इसका, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड क्या होता है, H2SO7। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप किसी कैलकुलेट करोगे तो हाइड्रोजन पे 2 चार्ज होता है और सल्फर पे 2x एज्यूम हो जाएगा, और -16 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +7 आ रही है आपके हिसाब से तो लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास
जो है हमें एक चीज पता है, एक सेकंड, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें एक चीज अच्छे से पता है, क्या पता है हमें अच्छे से, इसको लगाना भूल, अब थोड़ा सा नॉइस नहीं आएगी बैकग्राउंड। तो हमें एक चीज अच्छे से पता है कि जब मार्शल्स एसिड की बात करी जाए तो हमारे पास फॉर्मूला तो दे ही रखा है, तो जब कैलकुलेट करिए ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आई, +7। लेकिन हमें एक चीज अच्छे से पता है कि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा नहीं हो सकती, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए थी, +6, उससे ज्यादा हो रही है। इसका मतलब डेफिनेटली ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रह रहा होगा, जो कि आंसर होगा +6। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, तो आंसर तो +6 हो गया। अब ये कैसे रह रहा होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है ऑक्सी लिंकेज और परोक्सी लिंकेज का। किसका, ऑक्सी लिंकेज, और एक चीज होती है परोक्सी लिंकेज। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस बन जाए जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसकी खुद से ज्यादा चली जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, वहां पे क्या मिलेगा आपको, परोक्सी लिंकेज। कैसा मिलेगा, तो SO और S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। अब ये काउंट कर लो, देखो H, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 3 6 ऑक्सीजन हो गए, और 2 8। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन ये रही, 2 सल्फर ये रही। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ H2SO7। अब इस स्ट्रक्चर से अगर आप फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो देखो इसकी देखोगे तो डेफिनेटली कितनी दिख रही है आपको, +6। इसकी भी कितनी दिख रही है आपको, +6। ठीक है, तो दोनों केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है अपने पास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब प्लैंक क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक क्वांटम थ्योरी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट अपने को बताना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बताना है, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी। ठीक बात है। तो एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, a photon is also considered as a quantum of light energy that is less than the quantum can be emitted. Okay, energy is emitted or absorbed discontinuously, पहला ये नोट करेक्ट बताना अपने को। ओके okay. हाँ, प्लैंक्स तो यही बोलता है ना, पैकेट्स में होती है, तो कॉन्टिन्यूसली नहीं होती है, एक फिक्स एनर्जी, फिक्स फोटोन एनर्जी वाला दर, तो ये तो ठीक है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये भी सही है। फोटोन कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्वांटम ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। एनर्जी लेस देन फोटोन कैन बी इमिटेड, फोटोन जो एनर्जी लेस देन द क्वांटम, लेस देन क्वांटम कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब, नहीं, क्वांटम से कम उत्सर्जित या अवशोषित की जा सकती है। एक क्वांटम से या एक क्वांटा से क्वांटाइज्ड होती है एनर्जी, तो उससे कम अवशोषित या उत्सर्जित या इमिटेड और एब्जॉर्ब नहीं करी जा सकती। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ पीक्स मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड इन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑफ 4p, 4p के रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में नंबर ऑफ मैक्सिमाज पूछा है अपने से ना, नंबर ऑफ पीक्स या मैक्सिमा पूछा है रेडियल। तो ये ऐसा क्वेश्चन अपने पास जो ग्राफ्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ग्राफ से एक क्वेश्चन अपने से बन सकता है, ग्राफ से एक क्वेश्चन, S P D F है ना, इनका जो ग्राफ है, इनकी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, या फिर इनके मैं बोलूंगा कि इनकी जो एनर्जी स्क्वायर का ग्राफ है उनका, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। 4p का पूछा है ना, 4p में। तो देखो कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये मान लो हमारे पास इस तरीके से कुछ है, यहाँ पे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करिए। 4p का ग्राफ जो है वो अपने कहाँ से शुरू होता है, नीचे से शुरू होता है। और अगर मैं नोड की बात करूं तो रेडियल नोड कितना होगा, तो 4n-l की वैल्यू SP01, n-l-1, तो 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ से शुरू होगा, फिर ये एक मैक्सिमा जाएगा, और डेफिनेटली 2 नोड हैं, तो अपने पास एक तरीके से वापस आएगा, और एक बार और इस तरीके से जाएगा। ठीक है, 2 बार टच करेगा ना, तो ये फिर ऐसे जाएगा।
तो नंबर ऑफ मैक्सिमा एक तरीके से 3 देखने को मिल रहे हैं अपने पास। सॉरी, एक सेकंड, फिर से दोबारा बनाता हूँ ग्राफ। अच्छा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोला है ना, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपने को बोला है, तो कितनी बार, 2 बार कट करेगा ना। हाँ, ये सॉरी, मतलब साई वर्सेस आर का ही ग्राफ बनाना था अपने को, ठीक है। और साई में भी कौन सा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब इसका ग्राफ बनाना था, तो 2 बार तो कट करना ही था क्योंकि 2 रेडियल नोड थे। तो अपने को पूछा मैक्सिमाज कितने हैं, तो 1 मैक्सिमा और 2 मैक्सिमा। तो डेफिनेटली हमारे पास कितने मैक्सिमा आ जाए, 2 मैक्सिमास, ठीक है। 2 मैक्सिमास है, इसके अंदर 2 मैक्सिमास है, ठीक है। फिर अगर अपन आगे चलें, तो आगे की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फिनोलिक। फिनोलिक के लिए तो आयरन वाला फेरी क्लोराइड टेस्ट यूज होता है, बिल्कुल। और हमारे पास अगर अपन ध्यान से देखें तो लीबरमान टेस्ट भी इसी में यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। मोलिस टेस्ट नहीं होता, मोलिस टेस्ट अलग होता है, और थैलीन टेस्ट होता है। मतलब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ कि यहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में लिखूं तो पीओसी से क्वेश्चन है अपने पास, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलग अलग टेस्ट पढ़ने अपने को। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो गया कि टेस्ट ऑफ फिनोल जो है वो कुछ एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो वो पूछा जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे भी पूछा गया है, टेस्ट ऑफ फिनोल, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड और लीबरमान्स और थैलीन टेस्ट, ये किसके टेस्ट होते हैं, फिनोल के, फिनोल के टेस्ट हैं ये। फेरिक क्लोराइड, लीबरमान्स और थैलीन टेस्ट, ये किसके टेस्ट हैं, फिनोल के टेस्ट है, ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है अपने पास ज्योमेट्री। ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में पूछा गया, डेफिनेटली इसका होता है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल आंसर आ जाएगा। और अनुचुंबकीय व्यवहार ये पूछ रहा है, तो कन्वर्टेड डी टेन सिस्टम होता है। क्या होता है, कन्वर्टेड डी टेन सिस्टम। तो ये कैसा हो गया, इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक सिस्टम बनाता है, डायामैग्नेटिक टाइप का रहता है ये। तो डायामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल, आंसर ये आ जाएगा अपने पास। आगे चलते हैं। विच व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद CH Cl3 एंड NaOH। तो हमारे पास फिनोल की रिएक्शन अगर कराएं अपन, ये फिनोल है और यहाँ पे CH Cl3, डेफिनेटली ये कौन सी रिएक्शन है, आपको नाम भी याद होना चाहिए इस रिएक्शन का। क्लोरोफॉर्म के साथ में CH Cl3 है क्लोरोफॉर्म, और उसके साथ में NaOH और KOH के साथ में रिएक्शन कराएं, तो इस रिएक्शन का नाम है अपने पास, क्या नाम है रिएक्शन का, राइमन टीमन रिएक्शन। बहुत बढ़िया, क्या नाम है, राइमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है अपने पास इसके अंदर, तो कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट होती है अपने पास, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इंटरमीडिएट जनरेट होती है, कार्बिन, कार्बिन, ठीक है, इंटरमीडिएट जनरेट होगी। और अपने पास क्या होता है यहाँ पे, OH जो है, और यहाँ पे क्या आ जाता है अपने पास, जो CCl2 से अपने पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे CHO आके सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है अपने पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्किप्स बेस कैसे तैयार किया जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर सेकेंडरी अमीन के साथ करा दें तो अपने पास, सॉरी प्राइमरी अमीन के साथ करा दें तो स्किप्स बेस बन जाता है, बिल्कुल। कैसे बनता है, तो अगर अपन C डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन NH2R के साथ करवा दें, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के, प्रॉपर मैकेनिज्म भी बता सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक तरीके से होता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरीके से डबल बॉन्ड आयन और यहाँ पे R ये बनता है ना, ये लोन पेयर है। इसी को क्या बोला जाता है, स्किप्स बेस, क्या बोलते हैं इसको, स्किप्स बेस। तो स्किप्स बेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं पे पूछा जा सकता है। स्किप्स बेस क्या होता है अपने पास, कि जब अपन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, स्किप्स बेस बनता है, ठीक है, ओके। फिर अगर आगे चले अपन, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगैड्रो नंबर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम पे बात करी जा रही है, ओके। तो 4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या है हमारे पास, 4 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल की बात करी जाए तो हीलियम का मोलर मास 4 होता है, 1 मोल है, 1 मोल में मतलब अवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम है। यहाँ पे 46 देखें तो 46 डिवाइड बाई अपने पास सोडियम 23 और
सोडियम का 23 आता है, तो टू मोल है। 2 मोल मतलब 2 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसके अंदर। और यहाँ पे कैल्शियम में देखोगे तो 0.40 ग्राम, तो डिवाइड कुछ भी करूंगा तो छोटा ही नंबर आएगा, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं देखूंगा इसको। और नियोन के 12 ग्राम में, 12 ग्राम नियोन का भी अपने पास 20 या उससे ज्यादा होगा, तो ये भी काम करनी है। क्लियर कट आंसर मेरे पास कौन सा आ जाएगा? दो, 2 नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें संख्या सबसे अधिक है। सोडियम वाले में 2 मोलर है ना। हाँ, ये आंसर गलत दिया है इन्होंने, आंसर इन्होंने गलत दिया है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स। तो ये हमारे पास आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ये गलत नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ परमाणु की संख्या अपने पास सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल ज्यादा, तो 2 मोल है तो 2 Na यहाँ पे अपने पास सोडियम एटम मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट में -13.6 है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी? तो एनर्जी कितनी होती है अपने पास? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो -13.6 जेड अपने पास हाइड्रोजन है, तो 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो डेफिनेटली 4 अगर डिवाइड करूंगा तो -3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.4 आता है। लेकिन यहाँ पे जेड हीलियम प्लस दे रखा है, तो हीलियम का 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 होता है, तो वो 4 इस 4 से कट के वापस -13.6 ही आंसर आ जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ पोलर बॉन्ड बट जीरो डाइपोल मोमेंट। अच्छा, बॉन्ड पोलर है बट डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर क्या आएगा? CF4, क्योंकि इसके बॉन्ड पोलर और डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि परफेक्ट ऑक्टा सॉरी परफेक्ट सिमेट्री है इसकी। और ये कैसा है? परफेक्ट में भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल सिमेट्री है इसकी। तो हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ओवरऑल जीरो होगा। और बॉन्ड तो पोलर है, ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, तो दिस इज द पोलर बॉन्ड है डेफिनेटली। ये अपने पास कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, दिस इज द पोलर बॉन्ड। ओके। CF4 has ये सब नहीं पढ़ते। So for preparing a buffer solution of pH equal to 6 by mixing sodium acetate and acetic acid, the ratio of the concentration of salt and acid should be। Okay, तो अपने को कह रहा है कि pH we have to maintain pH equal to 6 by mixing sodium acetate and acetic acid। Okay, so we have to mix sodium acetate एंड एसिटिक एसिड इन विच रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन, वो अपने से पूछा है। तो देखो, वी हैव टू रिमेंबर द हेंडरसन इक्वेशन, दैट इज पीएच ऑफ ए वीक एसिड इज गिवन बाय पीएच इक्वल टू पीके प्लस log सोल्ट बाई वीक एसिड, या यू कैन से वीक एसिड नीचे आएगा और ऊपर में क्या आएगा? कॉन्जुगेट बेस बोल सकते हो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? सोल्ट बोल सकते हो, वो अपन ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा, इस तरीके से अपने को काम करना है। ओके, अब अगर देखें तो पीएच मेरे को रखनी है 6, के ए 5 दे रखा है, तो पी के माइनस लोग के होता तो 5, ये हो गया, मतलब 10⁻⁻5 दे रखा तो 5 हो गया, तो लोग लोग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, और ये C2/C1 लिख देता हूँ इसको, तो ये इससे इधर कट के 1 बच जाएगा इधर। ठीक है, तो इनका रेशियो ये है, तो लोग से निकालूंगा तो C2/C1 की वैल्यू कितनी आएगी? C2/C1 आएगी 10 आ जाएगी। ठीक है, 10 आ गई। अब अगर 10 आ जाएगी तो रेशियो मेरे पास क्या होगा? रेशियो पूछा कि इसका सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। ऊपर सोडियम एसीटेट ये तो है Na प्लस CH3CO माइनस, और नीचे अपने पास CH3COH वीक एसिड आएगा। तो क्लियर कट अपने 10:1 आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट आर 284, 412, 656 एंड 3210। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। ओके, तो पहली 4 आयोनाइजेशन एनर्जी अपने को दे रखी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब देखो, एक चीज समझो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, यहाँ तक कोई हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से 200 से 400 ही है। ठीक है, 400 से 500 600 चलो थोड़ी बहुत बड़ी है। भाई साहब, यहाँ देख रहे हो कितना इंक्रीमेंट, बहुत भर भर के इंक्रीमेंट है। तो ये इंक्रीमेंट कैसे हुआ होगा इतना? क्योंकि यहाँ पे पक्का ही, यहाँ पे क्या है मेरे पास इस केस में, यहाँ जाके जो है वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये फुल्ली फिल्ड यहाँ पे। ठीक है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैसेस लाइक।
ठीक है, नोबल गैस लाइक, तभी ये जो फोर्थ आयनेशन एनर्जी है IE4 जो है, इसकी वैल्यू जो है वो काफी 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 ज्यादा IE3 से। दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं इसमें से। तो यहाँ से वैलेंसी, यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि इसकी वैलेंसी होगी 3, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर कट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द अमंग ऑक्साइड हैज द मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की बात कर रखी है, तो लैटिस एनर्जी अपने को पता है डायरेक्टली, अगर अपने पास फॉर्मूले वगैरह पे भी जाएं अपन, तो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हमारे पास जो साइज है उनके सम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो चार्ज Q प्लस Q माइनस, और जो R पॉजिटिव और R नेगेटिव है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी। तो डेफिनेटली MgO, CaO, SRO और BeO, ये पूछा जाए तो ऑक्सीजन तो एनाइन तो कॉमन है। अब केटाइन की बात करूं तो यहाँ पे चार्ज सब में सेम है। तो रेडियस की बात करूं तो मैग्नीशियम जो हमारे पास है वो सबसे छोटे साइज का है, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन ए क्लियर कट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, so what will be the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy? तो हमारे पास जो, अब देखो ये आरएनएस इक्वेशन होती है, ये क्वेश्चन नीट वगैरह में भी, जेई वगैरह में बहुत बार पूछा गया। ये डायरेक्टली थोड़ा सा याद रखना है अपने को, एनसीईआरटी से। ये डायरेक्टली कहाँ से, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई में आर टी जो है। अब इसमें जो ये वाला पार्ट है कौन सा, e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं कि वो वाले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास, जिनकी एनर्जी ई के बराबर या उससे अधिक है। तो क्लियर कट आंसर इसका यही जाएगा। ये नीट जेई वगैरह में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, ई की पावर माइनस ई ए बाई में आर टी। अब यहाँ पे आपको ये भी दे सकता है कि मान लो कि लेट अस सपोज इफ ई ए की वैल्यू हमारे पास मान लो 2 RT हो। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो उससे एनर्जी बराबर या उससे ज्यादा है वो कितने आएंगे, तो उस केस में -2 RT और डिवाइड बाई यहाँ पे RT से RT कैंसिल, e की पावर -2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पूछी जा सकती है। इनमें से कौन सा समतलीय ज्योमेट्री रखता है, समतलीय, ओके, प्लेनर ज्योमेट्री। तो CO32 माइनस, ये पक्का ही प्लेनर मिलेगी, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी। ये तो नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, तो क्लियर कट पहला आंसर आ गया। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा अणु लुईस अम्ल और साथ ही लुईस क्षार दोनों है। तो लेविस एसिड और लेविस बेस दोनों अगर अपने पास है ऐसा कोई मॉलिक्यूल, तो डेफिनेटली ऐसे मॉलिक्यूल की बात करी जाए अपने पास, तो मेरे पास SO2 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो SO2 होना चाहिए, लोन पेयर भी उसके पास और वेकेंट पाई स्टार भी है, तो SO2 ये बिल्कुल ठीक है। SO2 लुईस एसिड भी है और लुईस बेस भी है। बेस कैसे है, क्योंकि SO2 में अगर आप देखोगे इसकी बेंट शेप है, तो वो लुईस बेस किस बेसिस पे है, इसके ऊपर दो दो लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस लोन पेयर की वजह से वो लुईस बेस है। और यहाँ पे चूंकि ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का हमारे पास पाई स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है वो भी अच्छा खासा बचा हुआ है। तो इस पाई स्टार की वजह से यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, जो लुईस एसिड भी है। ठीक है, लुईस एसिड भी है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। आगे आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है अपने को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कैसे जानते हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास डिसाइड होती है फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या दे रखा है, सल्फर और ऑक्सीजन, इनमें कैसे कंपेयर करेंगे। तो एक बार एक काम करो, अगर मैं लिखूं तो फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर। ठीक है, ओके। तो अब ये अच्छे से पता है अपने को कि फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लोरीन की। ठीक है, और हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी फ्लोरीन की। ठीक है, अब ऑक्सीजन और सल्फर में देखें तो डेफिनेटली किसकी ज्यादा होगी अपने पास, नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीज करती है, तो ऑक्सीजन की। तो सल्फर की सबसे कम, फिर सल्फर से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन की, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की। तो ये मेरे पास ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लोरीन की मैक्सिमम, फिर सल्फर नहीं, एक सेकेंड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर है ना यहाँ पे, सल्फर पीछे पीछे सल्फर। ठीक है, तो एक सेकेंड, देखो
हमें ये तो पता है कि भाई क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन की होगी, फ्लोरीन ऑक्सीजन में फ्लोरीन की ज्यादा होगी, तो इतना पता है कि क्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, दिस इज द मैक्सिमम, क्लोरीन मैक्सिमम, है ना। एक सेकंड इसको हटाते हैं, क्लोरीन हमें पता है सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम, तो क्लोरीन मैक्सिमम यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये कट गए। अब क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन ही आएगा, तो क्लोरीन के बाद में फ्लोरीन यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो ये कट गया, क्लोरीन इतना पीछे नहीं है, तो क्लियर कट आंसर 1 नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आगे चलते, एल्केन के क्वथनांक के, मतलब एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इन मोलिकुलर वेट, बिल्कुल ठीक बात है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग के साथ में डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इन मोलिकुलर वेट, नहीं ये भी गलत है। बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द ब्रांचिंग और मोलिकुलर, से तो अफेक्ट करती है, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो गया, करेक्ट हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉर्म्स ज्यूट्राइन्स, सो बेंजोइक एसिड, एसिटाइनामाइड, एनिलीन, ग्लाइसिन डेफिनेटली करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्लियर कट आ जाएगा, क्योंकि ग्लाइसिन हमारे पास एक अमीनो एसिड होता है और अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है क्या, ज्यूट्राइन में फॉर्म करने की। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लाइस glycerides into fatty acids and glycerol is called, ओके okay, तो विच जो कंपाउंड है वो हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड, मतलब ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखने वाला टाइप का है कि ये पूछा जा सकता है अपने एग्जाम में भी, रिपीट हो सकता है कहीं ना कहीं पे, याद रखने वाला है, कीप रिमेम्बर, कीप रिमेम्बर, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन है फिर से देखो, द एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो ट्राइग्लिसराइड्स को हमारे पास लिपेज जो एंजाइम है, लिपेज वो एंजाइम ऐसा काम करता है, कौन सा एंजाइम, लिपेज। तो हम फिर से एक बार इसको समझते हैं, इधर सॉल्यूशन में एक बार क्या लिखा है, तो लिपेज इज द एंजाइम दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, तो हमारे पास लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, है ना, इनटू किस में होता है, तो लिपिड का हाइड्रोलिसिस होता है फैटी एसिड में, थोड़ा सा याद रखना यहाँ से चीजें, लिपिड का हाइड्रोलिसिस फैटी एसिड में, और साथ में क्या मिलता है अपने को, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है मेरे पास, लिपिड्स को अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम हमारे पास ट्राइग्लिसराइड, तो सॉरी ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं इसको, तो ये क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लिसराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स। तो अब ये जो है ट्राइग्लिसराइड्स या फिर जो लिपिड है, इसका हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है, हाइड्रोलिसिस H2 के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है, फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। अब ये करवाता कौन है, तो एंजाइम कौन करवाता है यहाँ पे, एंजाइम है लिपेज एंजाइम, ठीक है, कौन करवाता है, लिपेज, लिपेज एंजाइम, लिपेज एंजाइम, ठीक है, लिपेज एंजाइम ये काम करवाता है। चलो आगे चलते हैं, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ किससे इंडिपेंडेंट होती है हाफ लाइफ की वैल्यू हमें पता है 0.693/k होती है, 0.693/k होती है, डेफिनेटली बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, के पे। तो हाफ लाइफ जो है हमारे पास किससे स्वतंत्र है, तो कैटलिस्ट से भी स्वतंत्र होता है, टेम्परेचर से, बोथ कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से तो नहीं होता है स्वतंत्र, क्योंकि के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर तो डिपेंडेंट है। इनिशियल कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, तो अपन क्या बोल देंगे, मतलब कैटलिस्ट भी मत ही बोलो, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो आर एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है और उससे फिर के इफेक्ट हो सकता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तीसरा इसमें क्लियर कट आंसर आ जाएगा, थर्ड इसमें आंसर आ जाएगा। तो कैटलिस्ट भी अफेक्ट कर सकता है हाफ लाइफ को ना, बिल्कुल कर सकता है। एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म फॉर एल्काइल हैलाइड्स इज, तो ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन एन aprotic solvent increases the rate of the favor SN2, देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज द रेट ऑफ फेवर SN2, बिल्कुल ठीक है। एप्रोटिक सॉल्वेंट किसके लिए चाहिए होता है अपने को, SN2 के लिए चाहिए होता है। SN2 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम लुईस एसिड, SN2 का आप लुईस एसिड से कैटलाइज कर सकते हैं, ऐसा बोला इसने, क्या कर सकते हैं, SN2 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम लुईस एसिड, नहीं लुईस एसिड की कहाँ जरूरत पड़ रही है, इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। HCl ZnCl2 हो सकता है यार,
बिल्कुल, जैसे अपने पास ल्यूकास टेस्ट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ल्यूकास टेस्ट जैसे होता है, तो ये इट माइट बी करेक्ट, है ना? ठीक है। SN1 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम लुईस एसिड, SN1 रिएक्शन तो हो सकती है कार्बोकेटाइन वगैरह बनाने में, ये भी ठीक हो सकता है। ए वीक न्यूक्लियोफाइल एंड ए प्रोटिक सोलवेंट इंक्रीज द, देखो प्रोटिक सोलवेंट इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। अब देखो वीक मतलब प्रोटिक सोलवेंट तो इंक्रीज करता है, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज करेगा ये नहीं कह सकते, तो फोर्थ मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, आंसर क्या दिया इन्होंने, सेकंड दिया है। सेकंड कैसे, SN2 रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड बाय सम लुईस एसिड, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, SN2 रिएक्शन आर नॉट कैटलाइज्ड बाय, ओ सॉरी HCl ZnCl2, जो लूकास टेस्ट वाला मैंने जो एग्जांपल लिया था, ये हमारे पास SN1 रिएक्शन का एग्जांपल है। तो SN2 में आपको ऐसी कोई जनरल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी जो लुईस एसिड से कैटलाइज्ड हो। तो बिल्कुल इसका जो एक सेकंड, हाँ तो बिल्कुल ये गलत हो गया ना, बिल्कुल हाँ, तो ये गलत हो गया। तो SN2 रिएक्शन को अपन लुईस एसिड से कैटलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने पास अच्छा क्वेश्चन था, SN2 रिएक्शन का बढ़िया क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो इसको ध्यान रखना है अपने को, ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। फिर आगे चलते हैं अपन, द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप की अगर बात करूं मैं, तो हमें पता है जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, कौन, जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो क्या दिखाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, राउल्ट्स लॉ, वो क्या बनाते हैं अपने पास, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। कैसे बनाएंगे, तो अब देखो नेगेटिव डेविएशन दिखाने का मतलब क्या है कि हमारे पास ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ए एंड बी के अट्रैक्शन से डेफिनेटली क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग जो वेपर प्रेशर है वो कम आएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा देखना है, तो वाटर और HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पास बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो आंसर हो गया यही वाला हो गया, दूसरा ही हो गया। ठीक है, डेफिनेटली वाटर और नाइट्रिक एसिड में हाई हाइयर एक्सटेंट ऑफ या ग्रेट एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, क्या लिखेंगे, ग्रेट एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, उससे क्या होगा मेरे पास, उससे होगा मेरे पास नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन ये होगा, नेगेटिव डेविएशन इसमें देखने को मिलेगा। और क्या बोल सकते हैं अपन कि इससे वेपर प्रेशर जो है, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा अपने पास, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, और हमारे पास मैक्सिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप इसमें देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की कितनी होती है, 57 किलो जूल पर मोल लगभग होती है। और किलो कैलोरी में बात करी जाए तो 13.6 समथिंग कुछ किलो कैलोरी होती है, आई थिंक सो, पर मोल। ठीक है, द हीट रिलीज व्हेन 0.5 मोल ऑफ HNO3 एंड 0.2 मोल ऑफ KOH जो है अगर साथ में करेंगे तो देखो 0.5 मोल जो है वो किसके हैं, HNO3 के, HNO3 के। ठीक है, और 0.2 मोल जो है वो किसके हैं, KOH के। तो डेफिनेटली जब तक KOH है तब तक ही काम होगा, मतलब 0.2 मोल का ही काम होगा। अब हमें पता है कि 1 मोल की 57 किलो कैलोरी है, सॉरी 57 किलो जूल है। तो 0.2 इंटू 57 कर देंगे अपन। तो 0.2 से करेंगे तो 7 दूनी 14 का चौका हाथ की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा तो 11.4 जो है किलो जूल, वो आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन 2। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन गलत है। मोस्ट ऑफ द आयंस ऑफ डी ब्लॉक आर कलर्ड ड्यू टू ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन होते हैं, ठीक बात है। मोस्ट ऑफ द आयन डी ब्लॉक आर कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशन, गलत हो गया। स्कैंडियम स्कैंडियम और टाइटेनियम जो है ये कलर्ड होंगे, कलर्ड होंगे, बिल्कुल गलत हो गया। D0 वाले हैं तो ये कलर्ड नहीं होते जनरली। कॉपर प्लस टू इज ए कलरलेस, ये भी गलत हो गया, कॉपर प्लस टू कलर्ड होता है। तो कौन से, एक सेकंड, कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन गलत है ये पूछा है हमने से। तो सॉरी, कॉपर प्लस टू दे रखा ना, D9 है, कॉपर प्लस टू D9 है, तो कॉपर प्लस टू जो है वो D9 है, कॉपर प्लस टू D9 है, तो कलरलेस, कॉपर प्लस में तो कलरलेस होता है।
तीसरा है एक तो गलत, क्या दे रखा है इसमें, आंसर क्या दे रखा है, डी ब्लॉक आयंस आर कलर ड्यू टू एफएफ ट्रांजिशन। हाँ ये तो क्लियर कट गलत है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ये तो गलत है, मतलब ये तो गलत है। लेकिन ये भी तो गलत है, स्कैंडियम, एक सेकंड देख लेता हूँ। स्कैंडियम तो चलो कलर्ड आ जाएगा, टाइटेनियम कैसे कलर्ड आता है? टाइटेनियम H2O का होल 6+4, आई थिंक ये +4 नहीं है, यहाँ पे +3 कुछ होगा, है ना? क्योंकि वो तो कलरलेस होगा ना, +4 वाला कलरलेस होगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिर तीसरा भी गलत है। तो वैसे तो आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट तो ठीक है दूसरा है, लेकिन अगर वैसे देखोगे तो ये भी अपने पास कैसा है, कलरलेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, टाइटेनियम +4 दे रखा है अगर है तो। फिर कॉपर +2, ये कलरलेस नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो कलर्ड होता है ना, ब्लू कलर का होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। तो हमारे पास एक से ज्यादा इसमें गलत आंसर है। ओके चलो, तो आई डोंट थिंक क्या करेंगे इस पे, ये हमारे वाले जो भी है वो जाने ये क्या करेंगे, थोड़ी सी गलती है इस क्वेश्चन में, गड़बड़ है इसमें। ई सेल ये सब दे रखा है, इक्विलिब्रियम और ये सब दे रखा है हमको, तो साम्य स्थिरांक मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। तो हमें पता है ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log क्यू होता है। तो ई नोट सेल इक्वल टू कितना है, 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर देखें अपन, एन की वैल्यू अगर देखूं मैं, तो वोटर ओ एच माइनस में गया है और एक एच प्लस में गया है। एक सेकंड, रिएक्शन एच प्लस और ओ एच माइनस, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे? एक सेकंड, तो एन तो ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे अपने पास वोटर एच प्लस और ओ एच माइनस में गया है, ई सेल ऑफ द, हम्म 0.0 एन की वैल्यू जो भी आएगी एन, और लोग यहाँ पे लिखा जाएगा ई नोट सेल दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, यहाँ पे ये ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। कुछ यहाँ पे डाटा की कुछ बात है तो ठीक है, मतलब आसान था क्वेश्चन, तो ऐसा कोई खास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉमन फॉर लेंथेनॉइड +3 होती है अपने पास +3, ठीक है। द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज क्लोजेस्ट टू लिथियम, तो लिथियम हमारे पास हमारे लिए ना करना इस तरीके से होता है, रब से फरियाद। और इधर क्या चलता है अपने पास, लिथियम के जिस साइड में बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो ये हमारे पास जो है लिथियम और मैग्नीशियम जो है, वो आई थिंक क्या दिखाते हैं, वो रिलेशन दिखाते हैं ना, कौन सा, डायगोनल रिलेशन। तो आंसर क्या आना चाहिए, मैग्नीशियम आना चाहिए, सॉरी लिथियम और एक सेकंड, बेरिलियम दिखाते हैं ना, हम्म, हम्म बेरिलियम नहीं यार, लिथियम और मैग्नीशियम, देखो इससे मैंने सही गैस किया, देखो यहाँ पे वैल्यूज भी लिख रखी है, लिथियम की 76 और मैग्नीशियम की 72। तो आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली मैग्नीशियम आएगा, इसका आंसर यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग ए केमिकल रिएक्शन इंश्योर इट्स स्पॉन्टेनिटी एट ऑल टेम्परेचर। तो हमें पता है स्पॉन्टेनिटी ऑल टेम्परेचर पे कैसे होती है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको नेगेटिव कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। तो डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, ये आ जाएगा दूसरा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईथर का उपयोग किया जा सकता है, तो ईथर का उपयोग, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है कि ईथर का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। तो ईथर का उपयोग हमारे पास एज ए जनरल एनेस्थेटिक में किया जा सकता है, एज ए रेफ्रिजरेटर में किया जा सकता है, इन परफ्यूम में भी किया जा सकता है, मतलब ऑल ऑफ दीज भी किया जा सकता है। तो ईथर का उपयोग वाइडली यूज एज जनरल एनेस्थेटिक सर्जरी, ठीक है, सोलवेंट में भी तो करते ही हैं अपन, ठीक है, रेफ्रिजरेंट और इन परफ्यूम एंड इन कॉस्मेटिक ड्यू टू वोलेटाइल प्लेजेंट नेचर के लिए अपन परफ्यूम वगैरह में भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 क्वेश्चन थे, इसके अगर नीचे आगे लिखे हुए कौन 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 से क्वेश्चन कहाँ से किससे आया। चलिए, तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, इसकी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट।